और अब बात करेंगे अमेरिका और कनाडा के रिश्तों की। दोनों के रिश्तों में भारी तनाव है। तनाव की वजह है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति। ट्रंप ने ऐलान किया कि कनाडा पर ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति की टैरिफ नीतियों की वजह से पड़ोसी देशों मैक्सिको और कनाडा के साथ रिश्तों में तनाव का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका और कनाडा ऐतिहासिक साझेदार रहे हैं, लेकिन पुराने दौर के उन गहरे रिश्तों का वक्त अब खत्म हो चुका है। कार्नी ने कहा कि अमेरिका के साथ जो संबंध थे वो अब खत्म हो चुका है। कनाडा ऑटो टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। कार्नी ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रेड हो या ताकत, कनाडा झुकेगा नहीं, यानी अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। कार्नी ने ओटावा लौटने पर कनाडा अमेरिका संबंधों पर अपनी कैबिनेट की समिति की बैठक बुलाई। कनाडा ने संकेत दिया कि अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेगा। वो कार्रवाई क्या होगी, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। You know, this will hurt us, but through this period, by being together, we will emerge stronger. I think what's happened, and this was part of our discussion, over the course of the last several months, Canadians as a whole across this country, have gotten over the shock of the betrayal. कनाडा और अमेरिका की अच्छी दोस्ती का युग खत्म। टैरिफ का हल्ला मचाने वाले ट्रंप को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का करारा जवाब। कार्नी ने कहा अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों का युग का दी एंड। कार्नी ने यहां तक कह दिया कि चाहे ट्रेड हो या ताकत, कनाडा किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। अमेरिका से ट्रेड वॉर के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कार्नी ने कहा कि अमेरिका के साथ दोस्ती के दिन अब लद गए। कार्नी ने इकोनॉमी, डिफेंस और सेना को लेकर आपसी संबंधों का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार किया। आखिर कार्नी ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझना बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान करने के बाद दुनिया भर के ऑटो सेक्टर में खलबली मच गई है। अमेरिका के इस फैसले का कनाडा पर पूरा असर पड़ने वाला है। कनाडा पर 5 लाख से ज्यादा नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद कार्नी ने अपना चुनावी अभियान तक रोक दिया और इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाई। कार्नी ने इस मीटिंग के बाद कहा कि अमेरिका ने संबंध खत्म कर लिए और अब भविष्य में ट्रेड डील होना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बता दें, कार्नी ने 14 मार्च को जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा के पीएम की कुर्सी संभाली थी। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात तक करने की जरूरत नहीं समझी थी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि ये सीधे तौर पर हमारे खिलाफ हमला है। कनाडा और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के चलते ये साफ है कि टैरिफ के नए दौर से दोनों देशों के वर्कर्स और इंडस्ट्री पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कनाडा अपने श्रमिकों और कंपनियों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो वहीं आने वाले समय में अमेरिकी ऑटो बाजार पर इसका असर देखने को मिलेगा। सवाल तो ये भी है कि क्या अमेरिका कनाडा के दोस्ताना रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर धीरज कौल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पूर्णिमा नाथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राजीव नयन है, सीनियर रिसर्चर IDSA। और हमारे साथ जुड़ेंगे संजय सोई भी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले सवाल पूर्णिमा जी आपसे। आमतौर पर कनाडा में कोई भी नेता अगर पदभार ग्रहण करता है, सत्ता संभालता है, तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति के कॉल को प्राथमिकता देता है, वेट करता है। लेकिन यहाँ पर कार्नी ने पद संभालते ही एक तरह से ट्रंप को बहुत कड़े तेवर में कह दिया कि साहब आप जैसा कहेंगे वैसा हम करें, अब ये मुमकिन नहीं है, भले ही उसके लिए हमें नुकसान कितना भी उठाना पड़े। लेकिन कनाडा करेगा क्या ऐसा? Thank you so much for having me. Thanks for the question. I think it's quite important. हमारी कंट्री के लिए ये रिलेशनशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लेसन्स लर्नड हैं इंडिया के लिए भी। आपकी तरफ से मैं ये मैसेज भी सेंड करना चाहूँगी आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेंटेंस उन्होंने बताया था कि नोट तो किया है डोनाल्ड ट्रंप की इंस्ट्रक्शन को, बट लेकिन उन्होंने
ये भी बताया कि हम डायरेक्शन नहीं लेते और हमारी सारी जो कोलैबोरेशन से ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब नहीं कि वो चेंज नहीं हो सकता बाद में। इसका मतलब नहीं कि निगोशिएशन के टेबल में चीज़ें चेंज नहीं होगी। बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो एक तरीका हम लोग देखे पहले, शॉक वे पहले क्रिएट करते, उसके बाद निगोशिएशन शुरू होती है, टेबल में आते, उसके बाद चेंजेस होती है। आपने पहले पिछले 2 महीने में आपने ये नोटिस बहुत किया है कि वॉलेटिलिटी थोड़ा है, चेंजेस थोड़ा है, बट उनकी जो वो जो बोलते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये बोलते हैं कि ओवरऑल इन लॉन्ग टर्म अमेरिका के लिए ये अच्छा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई अंडरस्टैंड वेयर दिस इज गोइंग। ये क्यों शॉक क्रिएट कर रहा है, ट्रेड में क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जॉब का क्यों इश्यूज हो रही है हमारे घर में। यहाँ पे जो हम इन्फ्लेशन हम लोग देखे हैं फॉर द लास्ट 4 years, ये कम होने नहीं वाला है। हमारे प्राइसिंग भी बढ़ने वाला है। जो ऑटो जो आती हम लोग जो गाड़ी खरीदते हैं यहाँ पे अमेरिका में, उसका एवरेज कॉस्ट 12,000 to 14,000 बढ़ने वाला है एक गाड़ी की, एक परचेज की। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। हम जो यहाँ पे इस कंट्री में रह रहे, हमारी हालत क्या होने वाली है। प्राइसेस ऑफ लंबर, एल्यूमिनियम, आयरन, मिल्क, एग्स, सब चेंज होने वाला है। फूड, फ्यूल टू फर्टिलाइजर, सब चेंज होने वाला है। बट एट द सेम टाइम उनका जो फोकस है अमेरिका फर्स्ट, उसमें चाहते हैं। अब कनाडा के साथ ये शुरू क्यों हुआ, आप देखो। कनाडा में ये जो ऑब्वियसली फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव, अब खालिस्तानी इशू जो शुरू हुआ था, इसका भी एक एलिमेंट हो सकता है। लिबरल पार्टी की जो डोमिनेंस है और जो ड्रग की गेम चल रही है, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम मेक्सिकन बॉर्डर और कनाडा बॉर्डर, ये मेजरमेंट्स आर बीइंग टेकन इन ऑर्डर टू स्टॉप दोज। मेक्सिको को बोला बोला जा रहा है कि आप फेंटेनल आना बंद करो, बॉर्डर को सेव करो। इट्स प्रॉबेबल वेदर मेक्सिको टेक्स दैट option or not will yet to be seen. But at the same time, ये जो कह रहे हैं फ्रेंड हो या फो हो, सबके साथ सेम बिहेवियर कर रहे हैं। तो आई वुड से दैट फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया ऑल्सो, दिस द शॉर्ट टर्म अगर कोई रिलीफ भी मिले, मुझे लगता है कि इंडिया को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया को रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना अदर एलाइज के साथ, वो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज जो आपके मतलब लिए आप कह रहे हैं कि अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कनाडा की तेवर जो है, क्या ये अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई सारे संबंध हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है जाइए आप जो करना है। लेकिन देखिए, ऐसे तो आई एम श्योर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट लुकिंग फॉर, बट एट द सेम टाइम वो पहले दिन से तो बोल रहे थे कनाडा इज ए 51st स्टेट। और पीएम कार्नी जो बोल रहे थे कि हम इसको सीरियसली लेंगे, इट्स ए थ्रेट टू आवर सॉवरेंटी। मेरे मैसेज पीएम कार्नी से भी है। और पहले जो पीएम थे ट्रूडो, और उनके साथ जो लिबरल पार्टी रह के जगमीत सिंह के साथ कनाडा के खालिस्तानियों की जो इतने भावा दिए, जो इंडिया के सॉवरेंटी के ऊपर टारगेट किए हैं, अब उनको भी समझ में आ गया कि सॉवरेंटी के ऊपर टारगेट करने से कैसा लगता है। तो ये मैसेज बेसिकली ये जो शेकअप हो रहा है ना, दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स हैपनिंग एंड ऑल वन टाइम। ये विद इन 1 month or 2 month खत्म नहीं होने वाला है। ये शेकअप थोड़ा चलेगा मेरे ख्याल से। लॉट ऑफ चेंजेस विल सी, बट एट द सेम टाइम आई थिंक एवरीबडी हैज टू थिंक अबाउट व्हाट इज राइट फॉर देम। मुझे नहीं लगता कि कनाडा इज उनके शॉप्स वगैरह सब बंद करके कनाडा की 51st स्टेट बन जाएंगे। बट एट द सेम टाइम उनके सॉवरेंटी पे जब अटैक हो रहा है, तो उनको अभी फील हो रहा है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर जॉब्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज। ये जो कम्युनिकेशन पहले खालिस्तानियों ने इंडिया के लिए कर रहे थे, जो ब्रेक इंडिया एजेंडा चला रहे थे खालिस्तान से, ये सेम एटीट्यूड अमेरिका में भी दिखा गया है। सैन फ्रांसिस्को में आपकी इंडियन कॉन्सुलेट में अटैक हुआ है, कोई देर इज नो एक्शन एट ऑल। अभी कुछ दिन पहले जयशंकर का मैंने देखा है कि हाँ वी वांट अकाउंटेबिलिटी। अब बोलने से क्या फायदा, कुछ करके दिखाओ। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस शेक अप शुड एक्चुअली वेक अप लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा। कनाडा ये सब चला नहीं सकते, नॉट अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो।
तो कनाडा का इशू क्या है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और इन टर्म्स ऑफ वेदर इट्स इज वेरी हार्श विंटर। अभी भी कल भी स्नो हुआ है वहाँ पे, मई में भी होगा। जी। कह नहीं सकते हो। तो वो तो लोग ही नहीं आ सकते, उनका जो इकोनॉमी है उसको रखने के लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये जो बाहर से लोग आते हैं उनको अपीज करने के लिए कैनेडियन लिबरल गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग दे कैन डू। तो मुझे फ्रॉम ए कैनेडियन परस्पेक्टिव आई हैव टू से दैट दे आर रियली इन ट्रबल, बिकॉज इनकी इंडस्ट्री टारगेट होने वाला है। इनकी जो अगर रिटालिएटरी और इवन रेसिप्रोकेटरी अगर तारीफ लगाया जाए, और इनके पार्ट्स हो, कनाडा की कार तो यहाँ पे नहीं आती, उनकी पार्ट्स आती है, ऑटो पार्ट्स आती है मान लो, तो लंबर्स आती है, आयरन आती है, एल्यूमिनियम आती है, एंड थिंग्स लाइक दैट, इवन इवन मिल्क आती है। तो ये जो इंडस्ट्री है उनकी बहुत इशू होगी। और इनकी देर इज अनदर इंडस्ट्री दैट नोबडी एक्चुअली टॉक्स अबाउट, ए ट्रक इंडस्ट्री, ट्रकिंग इंडस्ट्री। ये मैक्सिमम आप बिजनेस, पंजाबी बिजनेसमैन आपको वहाँ पे मिलेगा। जी। अब कैलिफोर्निया में भी आपको मिलेगा बहुत पंजाबी बिजनेसमैन ट्रकिंग इंडस्ट्री में है। तो इन नहीं तो इंटरेस्टिंगली ये आप कह रहे हैं कि नुकसान इसमें अमेरिका का भी है, कनाडा का तो है ही। डेफिनेटली हम भी और पे करेंगे। कनाडा के इस तेवर ने एक तरह से ये बता दिया है, और एक मैसेज भी है कि बाकी देशों के लिए भी, कि अब देख लीजिए साहब, या तो अमेरिका के सामने झुकिए या तो फिर तन के आप खड़े रह सकते हैं। क्योंकि क्योंकि ये ठीक है। सिर्फ कनाडा के, देखो ये जो एजेंडा चलाया गया है, प्रेसिडेंट हाँ। ट्रम्प ने ये बोला है कि अगर कनाडा यूरोप के साथ भी डील करेंगे हम्म। तो उनका भी सजा उनको मिलेगा, सैंक्शंस मिलेगी। इट्स लेकिन द इस सेम तरह की थिंग चीजें वेनेजुएला के ऊपर ठीक है मैम, हुआ मैं है ना। दोबारा आता हूँ, इस तरह की चीजें चलती नहीं ज्यादा। धीरज जी, ये अब मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए भी अनएक्सपेक्टेड रहा होगा कि आप कार्नी ऐसा कह देंगे कि भाई ठीक है, आप संबंध ही हम खत्म कर रहे हैं, जो भी नुकसान हो हम देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आप झुकेंगे आपके सामने। और ये मैसेज एक तरह से है बाकी देशों के लिए भी, और हो सकता है कि बाकी देश भी इस तरह से जवाब देना शुरू कर दें अगर ज्यादा आप प्रेशर देंगे तो। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं पिछले साल से इस पे बात कर रहा हूँ, और क्योंकि कहीं ना कहीं हम अटैच थे, जो रिपब्लिकन पार्टी का कोर एजेंडा था, टू लुक इनटू, आई एम इन स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया, टू लुक इनटू व्हाट द स्विंग वोटर्स आर लुकिंग फॉर। तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा ये मूवमेंट शुरू कहाँ से हो रहा है। देखिए, कई ऐसे डिसाइसिव स्टेट थे, इंक्लूडिंग द पेंसिल्वेनिया जहां मैं अभी बैठा हूँ, जिसके बेस पे ट्रम्प जीत के आए हैं, और उसके कोर एजेंडास क्या थे, इसके ऊपर बहुत रिसर्च और बहुत मंथन हुआ। ये ऐसे रैंडमली ट्रम्प हवा में नहीं फेंक रहे हैं। और उसमें से एक बड़ा रीजन हमने हर रैली के अंदर ये पहले ही बता दिया था कि टैरिफ्स लगेंगे, और रिगार्डलेस किस कंट्री पे लगेंगे, क्योंकि बहुत ट्रेड डेफिसिट है। अगर कनाडा और यूएस का आप ट्रेड डेफिसिट देखें तो वो इतना ज्यादा है भी नहीं, 63.3 बिलियन है, और 1.4%, मैं डाटा के नंबर्स में हूं, तो आपको मैं नंबर से बताता हूं कि पिछले साल थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर आप कनाडा के हमारे यूएस कनाडा एक्सपोर्ट्स देखें, तो हम लोग कनाडा को बेसिकली 349 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से 412 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, जो 5% की दर से गिर रहा है। लेकिन अब जो चीज शुरू हुई है बिल्कुल डिसरप्टर है। कनाडा की दो इंडस्ट्रीज जो सबसे बिगेस्ट यूएस के अंदर एक्सपोर्ट कर रही हैं, एक है ऑयल इंडस्ट्री, सेकंड इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो मैडम ने अभी कुछ बातें बोली, आई वुड एग्री विद इट। एक एवरेज कार यूएस के अंदर आज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियल टाइम्स की, $50,000 के करीब कॉस्ट करती है एक डिसेंट फैमिली कार विद टैक्सेस एंड एवरीथिंग। उसका प्राइस 10% ऊपर इजीली जाएगा, मे बी 55 to 60,000 पड़ेगा। तो 5 से 10,000 पर एवरेज कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन की बढ़ेगी, नंबर वन, जो एक एवरेज कंज्यूमर को इमीडिएटली हिट करेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक दूसरी चीज जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो है पार्ट्स। यूएस के अंदर 10.2 मिलियन कार्स पिछले साल हमने यहाँ पे बनाई हैं, जिसके 50% पार्ट्स विदेश से इंपोर्ट किए गए थे, उसमें भी 25% टैरिफ लगेगा। अगर कार इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ा हिट आज की डेट में जिसपे लोग कंसर्न है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। 2 फरवरी से तकरीबन हर कार का रेट $5,000 से $12,000, डिपेंडिंग किस साइज की कार आप देख रहे हैं, बढ़ेगा। नंबर वन इंपोर्टर यूएस जिससे है, जिसकी 48.4% जो कार्स अमेरिका में इंपोर्ट हो रही हैं वो है मेक्सिको, नंबर 2 इज जापान, थर्ड इज साउथ कोरिया, एंड फोर्थ इज कनाडा। तो कनाडा की तो पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी इस एक्शन के बाद। लेकिन ये जानना जरूरी है, दिस वाज लॉन्ग ड्यू, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट्स जो हमारे साथ हो रखे हैं, और एक तरीके का इन्होंने लूप होल ढूंढा हुआ है जिसके थ्रू हमें इवर्ट किया जाता है। जैसे लोग
फैक्ट्रीज कनाडा और मेक्सिको में लगा के यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, यहाँ के डॉलर्स विदेश जा रहे हैं, यहाँ पे गुड क्वालिटीज जॉब के नाम पे नहीं है, इवन मिड क्वालिटी जॉब्स नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता ले रहे थे घर बैठ के $2,000 से $2,500, जो भी अमेरिका में यहाँ पे 25-30 साल से हूं। तो ये बहुत बड़ा सिस्टमिक प्रॉब्लम है और एक डिसरप्टर है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब डिसरप्शन होता है पूरी सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। क्या ये सही पेस पे हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है? इफ यू आस्क मी, इन एन आइडियल वर्ल्ड मे बी वी शुड हैव टेकन लिटिल स्लोअर, लेकिन इट्स वेरी मच नीडेड। तो इससे अमेरिकन कॉमन पब्लिक के ऊपर भी इनिशियली एक्सपेंसिव चीजें 25%, 30%, अगर आप ऑफिशियल नंबर देखें इवन 35% एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक। दूसरी बात जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ के जो एक्सपोर्ट्स दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अगर आप बात करें मिल्क, अगर आप बात करें हेल्थ फार्मास्यूटिकल्स, जिसके सारी आप मैं एक ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमारी इंडस्ट्री की जो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हैं आज भी इंपोर्टेड है। अमेरिका के अंदर बड़े प्लांट्स नहीं है, जो जेनेरिक मेडिसिन तो आप भूल जाइए, नहीं तो जो रातों हाई रात क्वालिटी प्लांट या रातों रात फैक्ट्री तो नहीं लग सकती है ना सर? नहीं बनते। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ट्रंप एक डिसाइसिव लीडर है। वो कंट्री को एक कंपनी के जैसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें कमी है, क्या क्या चीजें इंप्रूव करती हैं। नहीं तो लेकिन इससे तो आपका जियोपॉलिटिकली कनाडा के साथ कनाडा मैं ने एक संबंध एक खत्म एक कर दिए 30 सर, सेकंड्स तो में एक ये पॉइंट तो आप आपको संबंध खत्म क्लैरिफाई। करने पर आ गए हैं। नहीं, यहीं पे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ टॉप 5 से 6 कंट्रीज के साथ जिनके ट्रम्प्स के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, इंक्लूडिंग इंडिया, उनकी तरफ आप देखेंगे बिजनेस बढ़ेगा। मैटर ऑफ फैक्ट अभी कुछ कंसेशंस इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में टॉक्स चल रही हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। कुछ एरियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री में मैं कनेक्टेड हूं, मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूं, जो कंसेशंस टेक सेक्टर में, जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई एमएल का सेक्टर है, जो इंडिया को मिलेंगे शायद अनप्रेसिडेंटेड होंगे, क्योंकि भारत एक नीड भी है अमेरिका की टू ग्रो। अगली देखिए अमेरिका वर्ल्ड की, मैं फाइनेंस में कंसल्टेंट हूं तो मैं आपको ये हेल्थ केयर कंसल्टेंट से बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा पेइंग जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग की नहीं होती, सबसे ज्यादा पेइंग जॉब्स सर्विसेज सेक्टर की होती हैं। ठीक और है। उसके अंदर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसके लिए ताइवान सेमीकंडक्टर की पूरी फैक्ट्री को यहां लाने की कोशिश की जा रही है। 60 to 70% प्रोडक्शन। एएसएमएल जो कि वो वेफर्स को बनाती है। उसके बाद अगर आप चले जाइए सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, तो बहुत सारी ऐसी हाई पेड इंडस्ट्रीज है जिनकी वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लाने चाह रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बहुत डिसरप्टिव है इस टाइम, लोगों को ये बहुत डिसरप्टिव लगेगा, कुछ अनकंफर्टेबल भी लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में सोचे तो एक अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को मद्देनजर रखते हुए कैसे अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेके चलें, इस पे प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये एक नया चैप्टर लिखेगा भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप के लिए ठीक लेकर। है। एंड इंडिया, आई एम प्रीटी श्योर यू विल सी वेरी गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग अप और बोथ साइड्स को ग्रोथ के लिए। ठीक है, मेजर जनरल हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय सोई। जनरल साहब, यहाँ एक बड़ी बात है कि जियोपॉलिटिकल कनाडा और अमेरिका के बीच जो दोनों ऐतिहासिक साझेदार रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, एक झटके में कार्नी आते हैं और कहते हैं अब वो खत्म, दोस्ती अब कुछ नहीं रहा, सारे संबंध खत्म। ये तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रहे हैं टैरिफ के कारण। क्या आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए है? नहीं, बिल्कुल सुमित जी, ऐसा है कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट इस समय में ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, और जो माहौल चल रहा है इस समय में ट्रम्प के आने के बाद, काफी अनसर्टेन सा हो गया पूरी दुनिया में। अभी आप देखिए कि कनाडा और अमेरिका के जो संबंध थे, जैसे कि बाकी दो स्पीकर्स ने बताया कि जैसे कहते हैं रोटी बेटी वाला संबंध, जैसे हम लोग कहते थे, जैसे हमारा नेपाल के साथ हम अगर कंपेयर करें कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई लोग जाते थे नियाग्रा फॉल की तरफ से गए, वहां पे नाइट स्पेंड किया होटल में, उसका रात को वापस आ गए, बड़ा कॉमन चीजें थी। जो कि अब मैंने तो देख के बड़ा हैरान हो गया हूँ कि वहाँ टूर ऑपरेटर्स ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं यूएस मत आइए, या फिर एडवाइजरी इशू हो रही है कि जो यूएस में कनाडा जॉब कर रहे हैं वो वापस ना जाएं, कि वापस गए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो एक जो बहुत बड़ा एक ट्रस्ट का फैक्टर है, जो भरोसे वाली बात है, वो अभी खत्म हो गई। ये बहुत बड़ा आज कार्नी ने जो मैसेज दिया है कि एक जो हमारा दोस्ती थी वो ओवर, ये बहुत एक मेरे ख्याल से अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि जो उनकी एक तरफ मेक्सिको, एक तरफ कनाडा, और कनाडा के साथ इनका लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ये लैंड बॉर्डर है, तो वहां पर अगर इनके बैक यार्ड में उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है और उनका अमेरिका के ऊपर भरोसा उड़ जाता है, तो क्या
कनाडा किसी और की झोली में जा सकता है। हम्म। हालांकि प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है ये, क्योंकि इतना लंबा बॉर्डर, इतनी लंबी डिपेंडेंसी और दोनों देशों के जो संबंध है, और पॉलिटिकली छोड़ दीजिए, लोगों के आपस में कल्चरली, जिसको कहते हैं कि वो एक सिस्टर मानते हैं। मैं खुद कनाडा गया हूँ, मेरे काफी रिलेटिव और फ्रेंड बहुत है कनाडा, तो एक तरह से मतलब कोई फर्क ही नहीं लगता कि मैं अमेरिका में जा रहा हूँ, अमेरिका से कनाडा आ रहा हूँ, ऐसा कोई फर्क नहीं लगता। तो अगर ये किसी और की झोली में जाता है तो क्या यूएस को एक्सेप्टेबल होगा? क्या वहां का अगर आम आदमियों की धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ इस तरह से भरोसा खत्म हो जाता है और फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं कि अरे वहां मत जाओ, जैसे कि एडवाइजरी जैसी बातचीत चल रही है, जी। तो मेरे ख्याल से इनको खाली इकोनॉमिक एंगल छोड़ के और एक जियोपॉलिटिकल एंगल, जो सुमित जी आप कह रहे थे, एक स्ट्रेटेजिक एंगल, उस एंगल को भी देखना है कि कई बार आदमी दो चार पैसे खर्चता है, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने जो पड़ोस में अपने दोस्तों को रखता है, जो उसके लिए एक बफर की तरह काम करते हैं। और जरूरत पड़ने पर, ये बात हमने देखा है, अमेरिका ने कहीं भी कुछ किया, जब भी कुछ, चाहे मिडिल ईस्ट में कोई एक्शन रहा हो या कहीं भी किसी प्रकार का एक्शन हो, कनाडा हमेशा साथ खड़ा रहा है। जी। तो अगर इस एक एक करके साथ छोड़ते जाएंगे, जैसे कि अमेरिका ईयू के साथ बात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ बात कर रहा है, नेटो के साथ बात कर रहा है, या यूक्रेन को जिस प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया था बीच में, तो ये सब देखते हुए लोगों का भरोसा उड़ जा रहा है। तो शायद उस एंगल को भी अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहां के लोगों को सोचना पड़ेगा। सुमित जी। ठीक है, राजीव नयन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जनरल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि भाई आप अपने घर को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, तो आप अमेरिका को ग्रेट तो बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आप नए दुश्मन बना रहे हैं, और वो दुश्मन बना रहे हैं जो आपके दोस्त छोड़िए, आपके आपके पिछलग्गू रहे हैं, आप वैसे ही वो आपके साथ चलते रहे हैं, आपकी एक ताकत बनकर रहे हैं, आपके भाई रहे हैं, वो आप दुश्मन आप बना रहे हैं। ये नीति क्या आपको समझ में आ रही है? देखिए, ट्रम्प साहब जैसा कि एक अब हमारे मित्र थे, कौन धीरज कौल साहब बोल रहे थे जी। कि ये उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कई और लोगों ने बोला कि उनकी एक अदा है, वो पहले लड़ाई झगड़ा करते हैं फिर प्यार करते हैं। अब उनकी बहुत दिनों से शिकायत रही है कि उनके जो मित्र हैं वो उनके कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, और अमेरिकन जो इकॉनमी है उससे उन्होंने बहुत दिन से फ्री राइडर्स का कॉन्सेप्ट बोल रहे थे अपने एलाइज को। भारत को भी कभी कभी उनके जो अधिकारी आते हैं हमें भी पाठ पढ़ाते हैं कि आप भाई फ्री राइडर्स मत बनिए, इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। तो ये उनका प्लस उनका जो 3 एरो जो बात चल रही है, 3% ग्रोथ रेट, 3% इन्फ्लेशन रेट और $3 बिलियन पर डे गैस और उसका, तो उनका कहना है कि देखिए सर, ऑटो का शेयर मार्केट तो नीचे गिर गया है, बहुत सारे फोर्ड से लेके सारे का शेयर मार्केट गिरा हुआ है, इकोनॉमी के बुरा हाल है। अभी जो एटलीस्ट वो करेंगे ये बस टेम्पररी है, शेयर बाजार से कोई भी देश का इकोनॉमी नहीं होता है। तो एक वो शॉर्ट टर्म शॉक देने के बाद एक लॉन्ग टर्म उनका विचार है कि एक स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी होगी। उनके इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि एक बड़ा ही टेम्पररी शॉक है, जो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, हर मान रहे हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल जो एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिस्ट है उनके साथ झंझट कर रहे हैं कि नहीं, आपका जो अभी तक का रास्ता था, इस रास्ते से बहुत दिन तक एक तरह से सेमी रिसेशन, क्वाजी रिसेशन की स्थिति में अमेरिका रहा। वो अपने एलाइज को, कल तो उन्होंने बड़ा ही कड़ा वक्तव्य दे दिया था कनाडा और जो यूरोप के साथ जो करेंगे, आप लोग बैंड टुगेदर करेंगे, मतलब साथ आएंगे, तो देखिए बहुत ही बुरा होगा आपको, और बुरा होगा, आप मिलके हमसे निगोशिएट करें। वो निगोशिएशंस की बात कभी नहीं मना करते हैं। जब उन्होंने जेलेंस्की को भी जिस तरह से बातचीत की और जिस तरह से खरी खोटी सुनाई, उसके बाद कहा कि ठीक है, जब बातचीत ठीक समझोगे कि शांति चाहोगे तो हमारे पास आओ लौट कर, तो वो बातचीत का रास्ता नहीं बंद करते हैं। लेकिन जो एक करंट व्यवस्था है, जो अभी वर्तमान व्यवस्था है, वो कह रहे हैं कि उससे न यूरोप को फायदा हो रहा है, न कनाडा को फायदा हो रहा है, न हमें। कार्नी जी उनके व्यक्तिगत दोस्त है और उनके साथ बातचीत भी हुई है कि किस तरह से तेल का दाम जो है 50 से 60 बिलियन डॉलर्स पर बैरल करने की बातचीत चल रही है। तो आगे उनके सहयोगी के रूप में उभर रहे थे, लेकिन आज के फिर कार्नी ने भी तो स्टेटमेंट दे दिया है कि ओल्ड रिलेशनशिप गया। तो जो आप बात बोल रहे हैं बड़ा ही अजीब से एक स्थिति में है, मान के चल रहे कि हो सकता है टेम्पररी हो, कुछ क्षण का हो, कुछ महीनों का हो, उसके बाद सब बैठेंगे, सब हो सकता है रीनिगोशिएट करें। एक और संभावना है नहीं करेंगे,
क्योंकि केवल ट्रंप को ही नहीं आजादी है अपने नफा नुकसान को आकलन करने का, बाकी राष्ट्र भी अपना नफा नुकसान करेंगे बिल्कुल। और वो पाएंगे कि जिस तरह का डिमांड अमेरिका कर रहा है वो उसमें उनका नुकसान है। तो वो एक न्यू रीअलाइनमेंट के उसके जिसे कहते हैं सिनारियो से, स्थिति से उन्हें हमें इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। ट्रंप देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। जैसे कनाडा पर ही आपने एग्जाम्पल दिया, 25% टैरिफ लगाया, फिर उन्हें टेम्पररी उसको रिलीफ दिया, फिर लगा दिए, फिर नया लगाए, फिर कह रहे बातचीत करो। इसी तरह से हर के साथ कर रहे हैं, जेलेंस्की के साथ कर रहे हैं, यूरोप के साथ कर रहे हैं, रूस के साथ कर रहे हैं, भारत के साथ भी थोड़ा बदसवाल को वही किया ही है। तो इस तरह से अब देखिए एक नई विश्व व्यवस्था मैं तो मानता हूं कि हो सकता है वो सफल हो सकता है असफल भी हो जाए। कहीं इकोनॉमी अगर वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो उसके बाद सब उनको अपने यहाँ से अभी जो एक रिपोर्ट आया है अमेरिका के अंदर का, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कॉन्फ्रेंस बोर्ड ने सर्वे किया है कि बहुत नीचे गिरा है। जो ट्रम्प से उम्मीद की जा रही थी उससे ही बुरा हुआ। जहां उनका इलेक्शन में हारे वहां देखिए कि हो सकता है बदलाव आ जाए। तो नहीं अभी रिपोर्ट तो ये है कि अब अमेरिका में टॉयलेट पेपर के लिए मारामारी हो सकती है। हाँ, कॉन्फ्रेंस बोर्ड का भी आया है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जबकि उन पर उम्मीद की जा रही थी कम से कम आर्थिक व्यवस्था को ठीक करेंगे, हाँ। इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करेंगे, इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, तो वो भी और करेंगे। और ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म की बात कही जा रही है, तो शॉर्ट टर्म कितना? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो कम से कम रहेगा। अचानक रातों रात। तो उनका कार्ड ही है तो उसमें 2 साल इसी में निकाल देंगे, तो हाँ, अगला 2 साल वो कहाँ ले जाएंगे? तो तो ये देखिए एक बड़ा सवाल है। कम से कम किसी भी इंडस्ट्री को, प्लांट को, फैक्ट्री को लगाने में 3 से 4 साल हम मान ले वक्त, तो 3 से 4 साल तक क्या इस शॉक को जो कंज्यूमर है अमेरिका का वो झेल पाएगा, और वो आराम से क्या शांतिपूर्वक झेल पाएगा? कहीं घर में ही तो विरोध ना शुरू हो जाए। पूर्णिमा जी, ये सवाल। खुद की देखिए ऑटो इंडस्ट्री जो है बाहर से इतने इंपोर्ट करती है। एक बार जापान के जो टोक्यो के मेयर ने कहा था कि जापान कैन से नो टू अमेरिका। तो इस तरह से इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट हो गई है। आप स्पेयर पार्ट्स अगर आप बाहर से लेना बंद करके, आप फैक्ट्री, जैसे आपने सही बोला, अब 60% 40% आपका बाहर पर आश्रित है, तो आप कहां से इस सप्लाई चेन को पूरा आप डिसरप्ट कर दे रहे हैं। और देखिए दूसरा भी फायदा उठाएगा। आप 40% और 60% बाहर से ला रहे हैं, तो आप दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो क्या समझे कि बाकी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? वो भी लगाएंगे, वो भी तंग करेंगे आपको, वो दूसरे तरह से बार्गेन करेंगे। ऐसा नहीं कि यूरोपियंस को बार्गेन करने नहीं आता है, कनाडा भी सीखेगा उनसे। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी उनके खिलाफ बोलना शुरू कर मुझे दिया लगता है। है कि इस पर धीरज जी आपका रिएक्शन, मैं पूर्णिमा जी उसके पास आऊं, उसके बाद मैं आता हूं। और जो रिपोर्ट, जैसे अब लकड़ी कनाडा से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर 27% आप टैरिफ लगाने की बात हो रही है, तो एक सीधा सा लाइन इसमें हम सीधी सी कह सकते हैं कि साहब, जिस टॉयलेट पेपर का आप इस्तेमाल करते हैं उसकी कमी हो सकती है। सबसे पहले तो समझ एक बात आपको बताता हूँ, ये जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे कि अभी अभी आपके प्रवक्ता ने बहुत अच्छे से पुट इन किया, नयन साहब ने, ये सब जो चीजें हैं, देखिए मैं जून से स्टोरी में कनेक्टेड हूँ, फ्रॉम एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम डाटा। तो ये सब हमने सोच के रखा है कि अगर हमारा टॉयलेट, देखिए सबसे, गिव मी 10 सेकेंड्स, अमेरिका के अंदर हाउसिंग शॉर्टेज एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसकी वजह है एनवायरमेंटल और सप्लाई चेन। एनवायरमेंटल तब क्रिएट होगी जब हमारे पेड़ कटेंगे तो लंबर का हमारा जनरेशन बढ़ेगा। ये ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है, ये रैंडमली नहीं है। आज की डेट में अगर आप कनाडा का देखिए तो उनकी एक्सपोर्ट 7.5% लंबर से होता है, जो टोटल जीडीपी का 1.2% है, जो 33.4 बिलियन है। डिमांड आज की डेट में जो टिम्बर की अमेरिका के अंदर है वो 2.5x है। 2.5x मतलब 250% हमें और चाहिए एट लोअर कॉस्ट, जो अमेरिका प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं हो पा रहा है। ट्रंप ने बोल दिया है कि हाउसिंग, और मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, एक अमेरिकन ड्रीम होता है अफोर्डेबल हाउस, अफोर्डेबल कार, एक अच्छी सी फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली अमेरिकन ड्रीम है, जिसकी वजह से लोग आते हैं। वो बन नहीं पाता क्योंकि हाउसिंग की कॉस्ट बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट 7% पहुंच गया है। हाउसिंग की कॉस्ट को डाइसेक्ट करिए, लैंड यहाँ बहुत सस्ती है, आप विश्वास नहीं कर सकते इतनी सस्ती है। प्रॉब्लम आती है कॉस्ट ऑफ लेबर और मटेरियल का सबसे बड़ा कंपोनेंट हाउस का यहाँ पे है लंबर। तो ट्रंप चाह रहे हैं कि कुछ फॉरेस्ट क्लीन हो, लंबर क्रिएट हो, हमारी डिपेंडेंसी कनाडा से कम हो, और वहीं से टॉयलेट बिल्कुल पेपर जो भी जनरेट बातें होगा। कह रहे हैं धीरज जी, मैं उससे से एल्युमिनियम हो या कोई भी, ठीक है,
या Correct. ऑटो कंपनियां, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। या मैं नेचुरल कह रहा हूं गैस। कि मैं क्या एक ये सेकंड आपको रातों रात बताऊं, मैं होगा? जहां पेंसिल ये तमाम जो प्लांट, फैक्ट्री, ये सब स्थापित करने में, बनाने में, लेकिन या लकड़ियों का उत्पादन करने में, ये सब में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। नहीं नहीं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज मौजूद हैं अच्छा। जिसके अंदर 15% कैपेसिटी पे वो फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। लेबर्स को फायर कर दिया गया और ट्रंप ने अपनी स्पीच में बोला हम नई फैक्ट्रीज भी बनाएंगे। आज की डेट में अगर आप चाहें, अगर आपके अंदर, मैं पेंसिल्वेनिया में बैठा हूं, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस का रिजर्व है यहाँ के अंदर। यहाँ पे 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी माइनिंग से। ड्रिल बेबी ड्रिल जो यहाँ का नारा है, यहाँ का नारा है वो। तो ये जब जॉब्स क्रिएट होंगी, नंबर वन, हमारे पास कैपेबिलिटी है पाइपिंग की, हमारे पास कैपेबिलिटी है माइनिंग की, हमारे पास कैपेबिलिटी है ड्रिलिंग की, फॉरेस्ट क्लियरेंस की। जब अमेरिका की इंडस्ट्री, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझिए, जब अपने अपने पे ठान लेती है तो मिरेकुलस काम होते हैं, बहुत जल्दी चीजें क्लियर होती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एनवायरमेंटल चीजों पे जो 14 साल लग रहे थे क्लियरेंस में, कल परसों ट्रंप ने उसे 1 हफ्ते में क्लियरेंस दिया है, किसी को 1 दिन में क्लियरेंस दिया। जो स्पीड ऑफ वर्किंग इज वेरी क्रूशियल। जो आपकी बात है मैं समझ रहा हूं, लेकिन जमीन पे स्थिति वैसी नहीं है। हमें डी नोवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कैपेबिलिटी जो एग्जिस्टिंग है ठीक है, उसको जल्दी से बढ़ाएंगे। और राजीव जी जवाब पैरेलली दीजिए, उसके बाद पूर्णिमा जी। ट्रम्प का जिस करीब करीब अमेरिका का बताएंगे, वो भी वो तो करेंगे। उन्होंने काफी कंसल्टेंसी दी है। 6% से 7% तक अमेरिका का वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनका योगदान रहा है। उन्होंने अपने आप को घटाया है। पूरा डिस्पर्सल करेक्ट। उन्होंने अपना प्रोडक्शन सिस्टम का किया। चाइना का 29 से 30% रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब ट्रम्प चाह रहे थे कि उनका जो थ्योरी है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे तब जाके जॉब क्रिएशन होगा। बड़ा ही एक सिंपल सा, वो पूरा ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट से वो वहां पर कन्फ्रंट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यही आती है, जिसे हम सब बात कर रहे हैं, कि आप जिस तरह से डिसरप्ट करके लाना चाह रहे हैं, एक ऐसा डिसरप्शन कहीं ना आप ला पाए, अपना प्रोडक्शन भी ठीक से ना बढ़ा पाए, और तब तक इकोनॉमी भी कोलैप्स न कर जाए सब जगह के। और ये कई एक आपके बहुत पुराने बड़ा, दोस्त दुश्मन बन जाए। हाँ, दोस्त तो दुश्मन। अभी देखिए जो तेल वाली बात हमने कही थी, हाँ। अब उसमें वो एक बड़ा मजेदार घटना हुई थी। रूस ने बाइडेन के समय में सऊदी अरेबिया, गल्फ और अरब कंट्रीज को अपने पक्ष में लाया था, ओपेक प्लस जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, जिसमें कि उन्होंने प्रोडक्शन उसको कट करके रखा था, जिससे कॉस्ट बढ़ाया जा सके तेल में। अब जो ट्रम्प की स्ट्रेटजी है, उसको वो नीचे लाना चाहता है कॉस्ट को, करेक्ट। एनर्जी दाम को उसका 50 से 60 बिलियन डॉलर लाना चाहते हैं। अब उसमें देखिए उनको 2-3 लोगों से झंझट होगा। ट्रम्प से उनको सबसे जो उनका नया दोस्त पुतिन है, उससे झंझट होगा, उसे सऊदी अरेबिया से झंझट होगा, कनाडा ऑलरेडी अब कार्नी उनके साथ झंझट करेगा आगे। जैसे खबर आ रही थी कि 50 से 60 डॉलर पर वो भी बांध रहे थे, तो उससे रेवेन्यू जनरेट कर, जैसे अभी आपने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, तो इस ड्रिल बेबी ड्रिल के थ्रू वो चाह रहे थे कि ठीक है, एक जल्दी से सर, जल्दी से आपको जवाब देना है। मैं पूर्णिमा जी और जनरल साहब वेट कर रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, जल्दी से। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा दोबारा, कि ट्रम्प की कई चीजें निगोशिएटिंग टेक्निक्स होती हैं, तो ये टाइम टू टाइम चेंज आपको दिखेंगी। और यही एक अच्छे निगोशिएटर का काम है। ट्रम्प अमेरिका को एक कंपनी के जैसे चला रहे हैं, जिसके अंदर $35 ट्रिलियन का डेफिसिट है। हर अमेरिकन पे तकरीबन 1,20,000 का लोन है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और हम हर बारी प्रिंट कर करके कब तक इस चक्के को आगे चलाएंगे? अमेरिकन ड्रीम को रिवाइव करना एक रिपब्लिकन पार्टी का कोर एजेंडा है, और होना भी चाहिए। ठीक हार्ड है, वर्किंग अमेरिकन बहुत हार्ड काम करते हैं। ठीक है इंडिया पूर्णिमा से, जी। इंडियन मूल के तो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है पूर्णिमा जी, लेकिन क्या वाकई जो स्थिति है, जो जिस रास्ते पर ट्रम्प चल रहे हैं, ठीक है, जो जिस विजन की बात यहाँ धीरज जी कर रहे हैं, लेकिन उस विजन पर चलते चलते या चलने की शुरुआत ही हुई है अभी, और आप अपने पुराने दोस्त को आपने खो दिया, तो ये मैटर करता है। देखिए, there's so many things that we are not actually discussing. ये जो vision is one thing, execution is another thing. उसमें execution में political execution versus business execution is different thing. ठीक है, मैं आती हूँ corporate background से, वहाँ पे मैंने project execute किया है, initiative लिया है and things like that. उसमें भी project की funding की resource होती है, sponsorship होती है, वहाँ पे आपको business case दिखाना पड़ता है, क्यों, क्या, कैसे
कैसे कैसे करोगे, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो लॉस कितना होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं बिजनेस की सेंस में भी आप समझ सकती हूँ कि विजन क्या होता है और एग्जीक्यूशन क्या होता है। बट आई हैव टू टेल यू समथिंग, ओके। यहाँ पे अमेरिका में आप देखो, डेट्रॉइट जो है कि नोन फॉर ऑटो इंडस्ट्री। आप गैरी इंडियाना की यहाँ पास में है, शिकागो के पास में, आप थोड़ी देर आगे जाओ इंडियाना के तरफ, आपको लगे गैरी इंडस्ट्री, वहाँ पे जाओगे तो डेड सिटी है। इट वाज सपोज टू बी स्टील सिटी। डेट्रॉइट की हाल वह बिग थ्री बोल के जाना जाता था, फोर्ड एंड GM and etc. The idea of bringing manufacturing to this country is important, but also labor, लेबर की बात हम भूल नहीं सकते। लेबर चीप था, इसीलिए तो कंपनी यहाँ से निकल के चाइना गए हैं, इंडिया गए, बांग्लादेश गए, फिलीपींस एग्जैक्टली। गए हैं, इंडोनेशिया गए। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बी कॉन्सिडरेट अबाउट। ऐसे नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गया तो सिमिलर टाइप ऑफ पे यहाँ पे लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो ये चलता रहेगा मेरे ख्याल से। बट समथिंग एल्स आई वांट टू टेल यू फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो हार्ली डेविडसन है, मैं मिलवाकी में रहती हूँ, विस्कॉन्सिन, दिस इज वन ऑफ द कोर स्टेट, सिक्स स्टेट्स में वन ऑफ द कोर स्टेट। यहाँ पे ये वॉलेटाइल स्टेट है, स्विंग स्टेट बोला जाता है, इधर उधर घूमते रहते हैं वोटिंग। तो यहाँ पे बहुत कैंपेनिंग हुआ है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। दिस इज वन ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑफ विच ही ऑल्सो वन। नाउ आई टेल यू, यहाँ जो हार्ली डेविडसन की बात होती है, इंपोर्ट कॉस्ट और तारीफ इंडिया में बहुत लगाया जाता है। PM मोदी की टीम ने बताया था कि इनकी तारीफ कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। बट आई टेल यू अबाउट रॉयल एनफील्ड। मैं इंडियन बॉर्न अमेरिकन हूँ, अमेरिकन सिटीजन हूँ, लेकिन मैं बचपन से रॉयल एनफील्ड देख के आई हूँ, उनकी आवाज़ सुन के आई हूँ। इंडियन जो एंटिटी है, आइडेंटिटी है, वो आप सेल करो। तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग होती है। आई वुड लव टू सी रॉयल एनफील्ड ओवर हियर, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू आल्सो ब्रिंग डाउन द कॉन्वर्सेशन टू द सेक्टर बाय सेक्टर and product by product, perhaps service by service. अब अगर अमेरिका wants to sell हार्ली डेविडसन and wants to see हार्ली डेविडसन in India, हार्ली डेविडसन की जो साउंड है, जो बुलेट की साउंड है, वो सिमिलर नहीं है। अरे वो बुलेट की साउंड इज एक्सट्रीमली मस्कुलिन, तो आप वो सेल करो ना अमेरिका में। आई वुड लव टू सी इट नहीं ओवर नहीं, ये हियर। तो आपने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर में ये सिर्फ आपने चलिए एक एग्जाम्पल दिया, हो सकता है मे बी ये काम करे, लेकिन ओवरऑल बड़ी तस्वीर अगर हम देखें तो बड़ी पिक्चर में जो धीरज जी कह रहे हैं, क्या वो आपको लग रहा है कि हाँ संभव है? अचानक रातों रात सिस्टम दौड़ने लगता है और कंपनियां आ जाती हैं, लेबर भी मिल जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है, अचानक मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में बढ़ जाएगी? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई टेल यू समथिंग फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव। अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी वाज इशू, अ मैसिव इशू, राइट? बॉर्डर सिक्योरिटी वाज मैसिव इशू। इलीगली यहाँ पे आ रहे थे। वेनेजुएला के साथ ये सेकेंडरी तारीफ क्यों लगाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने? क्योंकि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वेनेजुएला नोइंगली डिसीटफुली सेंट क्रिमिनल्स टू अमेरिका, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो रहा था, यहाँ पे जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स डेनवर में पकड़ के ले रहे थे वायलेंट गूंस, बेसिकली दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो ये जो है जो मेजर्स तो लिया जा रहा है बेसिकली टू मेक श्योर हमारा जो बॉर्डर्स है ये सेफ हो। अब ये देयर इज इज लेसन फॉर इंडिया ऑल्सो। इंडिया में रोहिंग्यास बैठा हुआ है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुस रहे हैं त्रिपुरा के बॉर्डर से एवरी सिंगल डे। उस पर तो हो गया पूर्णिमा जी, कल ही इमिग्रेशन बिल हम लोगों ने पास किया है और सख्ती से इस पर एग्जीक्यूशन इज अनदर थिंग। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स पहले नहीं था, हाँ एग्जीक्यूशन इज अनदर थिंग। तो इसी बात में मैं आ रही हूँ। आप बिल कितना भी चला है वो लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करोगे? वहां पे एग्जैक्टली। दंगा तो ना फंस आप जाए, कह रहे राइट हैं ना कि कट जाए। ये जो धीरज जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं एक एक मुझे 30 सेकंड दो, मैं एक चीज जी बताती हूँ। जी जी यहाँ पे जी। जो ये जो वॉलेटिलिटी, जो ट्रेड का सिचुएशन चल रहा है मार्केट में दिख रहा है, वी आर सीइंग इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ इट प्राइवेट कंपनीज, जो मान लो डोज इज टेकिंग केयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वेस्टेज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, बट private companies are also laying off, and this situation is going to continue until
ये जो प्राइवेट कंपनीज है जो एक्चुअली जॉब्स यहाँ पे लाएंगे, जो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करेंगे, जैसे एप्पल हैज डिक्लेयर्ड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $500 बिलियन इन अमेरिका। ये यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी, कहाँ पे जाके करेंगे? मान लो आप कैलिफोर्निया में जाके कोई एक बड़ा शोरूम खरीदे हो, वहाँ पे 2 दिन के बाद आपका शो वहाँ पे बेसिकली वैंडलाइज होके आपके प्रोडक्ट सब निकल गए, आपके कैसे आप इन्वेस्ट करोगे? So it's all connected. Crimes and business investment and also skill development. आप यहाँ पे लेबर, अब इमिग्रेशन के ऊपर मैं बात करती हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग जो यहाँ पे आते हैं जॉब के लिए, हमारे ऊपर बहुत बिग टाइम टारगेट हुआ, इंक्लूडिंग फ्रॉम द ट्रम्प बेस, ट्रम्प बिल्कुल। कोर बेस। तो हम जैसे ब्राउन लोगों के ऊपर टारगेट हुआ था। जी। तो यहाँ पे जो जो लेबर हमें चाहिए, जो लोग चाहिए हमें, स्किल्ड लेबर चाहिए कि मीडियम स्किल्ड लेबर चाहिए कि और साथ ही हाई साथ स्कूल चीप लेबर, ग्रेजुएट और साथ ही चाहिए? साथ चीप लेबर। All connected. एग्जैक्टली। Labor is connected, trade is connected, ठीक है। job, business, everything is connected. So यहाँ पे this volatility is going to continue. This is मतलब disruptive ये decision. आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा है, और यकीनन ये मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैं भी, कि बहुत रातों रात आप ठीक है बदल नहीं सकते हैं, लेकिन रातों रात नहीं बदल सकते हैं। नहीं चलेगा तो कुछ महीना ये चलेगा मेरे हाँ, हिसाब कुछ से। महीना। लेकिन इसके कारण नुकसान क्या हो रहा है जनरल साहब? आपने जो बात कहा भाई कनाडा अब इधर दुश्मन, तो कल तक जो आपका दोस्त था जो आपके साथ चल रहा था, अब दुश्मन हो गया, अब उसको कोई और लपक लेगा। यहाँ चाइना के लिए बड़ा बढ़िया मौका है। अब पनामा पोर्ट को चाइना चाह रहा था, हालांकि बीच में अब ट्रंप ने कह दिया कि भाई नहीं, पनामा हम वापस लेंगे। इसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि आपका दुश्मन चाइना चाहता है कि भाई अमेरिका को हम बीट करें, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है फिर। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको बहुत तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो, वेनेजुएला हो। नहीं बिल्कुल सुमित जी, ऐसा है कि जो ये बदलाव आ रहा है बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, और शायद किसी ने सोचा नहीं था कि जैसे डॉक्टर धीरज ने कहा था वो बहुत जल्दी में है। ट्रम्प जो है वो अभी पिछले 20 जनवरी को आए हैं, उसके बाद से अब देखिए रोज ही कोई ना कोई नई घोषणा हो जाती है, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बारे में हो, चाहे मिडिल ईस्ट के बारे में हो, या कभी ईयू के बारे में, कभी कनाडा के बारे में, कभी मैक्सिको के बारे में, कभी लोगों को वापस भेजने के बारे में। डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, और शायद वो लाइमलाइट में रहना उनको अच्छा लग रहा है। यही कारण है कि शायद वो हर रोज ही कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। हालांकि कई चीजें उन्होंने पहले से कही थी, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था उन्होंने कि रशिया यूक्रेन को सॉर्ट आउट करेंगे। मिडिल ईस्ट में उन्होंने कहा था हम वहां पर ईरान के साथ को ठीक करेंगे। और तीसरी बात जो टेररिस्ट वाली बात है, टेररिस्ट की बात में मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि एक तो ये कि क्या अमेरिका जो पहले इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, देखिए फेड रेट्स नहीं कम कर रहा है, जो फेड रेट्स है, तो इन्फ्लेशन क्या और बढ़ जाएगा? क्योंकि अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे तो नेचुरली कुछ सामान तो अभी आएगा, कुछ समय तक तो आएगा सामान, जब तक कोई फैक्ट्रियां लगेंगी, जब तक उनका नेटवर्क या प्रोडक्शन थिंग्स कम ऑनलाइन। और आने के बाद भी क्या आज की दुनिया में कोई आइसोलेटेड रह के काम कर सकता है? नहीं। आज भी जैसा इनफैक्ट डॉक्टर धीरज कह रहे थे और हमने देखा था कोविड के टाइम में भी, कितनी ज्यादा डिपेंडेंस आज भी एक दूसरे के ऊपर है देशों की इकोनॉमी के तौर पर, मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर, कि एक हिस्सा कहीं बनता है, एक हिस्सा कहीं बनता है, उसके बाद इकट्ठा होके चाहे गाड़ी बनती है, चाहे एरोप्लेन बनता है, चाहे डिफेंस का सामान बनता है, कोई भी हाई टेक्निकल चीज है वो कई बार एक जगह नहीं बनती, अलग अलग जगह से सोर्स करके असेंबल करके बनाया जाता है, मेजर कंट्री में बनते हैं। तो अगर वो चाहे पार्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगा देते, टैरिफ लगा देते, तो एक तो वो हो गया कि महंगाई बढ़ेगी, और साथ साथ कुछ समय तक जो असंतोष लोगों के अंदर अमेरिका के अंदर आना शुरू हो गया, वो असंतोष और ज्यादा नहीं, बढ़ लेकिन जाएगा। ये जो आपकी राय क्या है? धीरज जी जो कह रहे हैं कि नहीं साहब सब कुछ प्लान है और सिस्टम अब दौड़ेगा, सिस्टम दौड़ेगा, रातों रात नहीं, चलिए 1 साल के अंदर ही हम चीज़ें दुरुस्त करने शुरू करेंगे। लकड़ियों का उत्पादन, लकड़ियों पर डिपेंडेंसी कनाडा पर जो है, एल्युमिनियम हो, तमाम चीज़ें हैं, हम यहाँ पर करने लगेंगे। अब आपको लगता है जनरल साहब? जनरल साहब
नहीं देखिए, ऐसा एक कोई भी चीज रातों रात नहीं खड़ी हो सकती। एक सिस्टम होता है, सप्लाई चेन का सिस्टम होता है, वो उसको टाइम लगता है एस्टेब्लिशमेंट होने में। कितना वक्त आप चाहे वो मानकर चल रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या कहीं पर भी हो। दूसरी बात जो मैं कितना ये वक्त कहना मानकर चाहता चल रहे हैं, और क्या ये व्यवहारिक है? जो पूर्णिमा जी कह रही हैं कि भाई आप लेबर कहाँ से लाएंगे? स्किल्ड लेबर, आप इमिग्रेशन पॉलिसी इतना सख्त कर रहे हैं, बाहर से लोगों को आने नहीं देंगे आप, तो कहाँ से आप लेबर कैसे? चलिए बाकी साहब रॉ मटेरियल, आप तमाम चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन लेबर कहाँ से लाएंगे? जी, बिल्कुल, ऐसा है कि यही बात है कि कैपेसिटी बिल्डिंग में टाइम लगता है। रातों रात आपके पास ट्रेन मैन पावर नहीं होगी, रातों रात आपके पास वो सप्लाई चेन सिस्टम नहीं होगा, रातों रात जो है कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती। तो नेचुरली दो लोगों के अंदर असंतोष जागेगा। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा था कि आज जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और यही बात ईयू भी कह रहा है। तो आज जो अमेरिका के ऊपर अगर डिपेंडेंसी है उनके ऊपर, यही कारण है कि ये लोग हमेशा अमेरिका के साथ रहते थे, क्योंकि इनका व्यापार काफी हद तक मैं मानता हूं कि इनके फेवर में रहा है और अमेरिका के अगेंस्ट में रहा है। लेकिन आज अमेरिका अगर सुपर पावर है, तो वो एक तरह से इंक्लूसिव होने की वजह से दुनिया के लोग वहां जाते हैं, ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। यही कारण है कि आज अमेरिका सुपर पावर है, चाहे भारत मूल के हो, चाइना से हो, या यूरोप से, हर देश से वहां जाके लोग बसते हैं, और तरह से व्यापार का एक्सचेंज होता है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है। ये बात अगर होती है, ये लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो क्या ये अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में ठीक है? उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर खत्म हो जाती है। ठीक है। क्या इसका फायदा, जैसे सुमित जी आप कहते हैं, फायदा कोई और देश उठा सकते हैं, चाहे वो रशिया हो, या चाइना हो, या मिडिल ईस्ट का आज ईरान के साथ जैसे झगड़ेबाजी है, कुछ इस तरह का माहौल बन सकता है। क्योंकि अमेरिका आज अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि अमेरिका के बॉर्डर सेफ है, अमेरिका के साथ कोई दुश्मन देश नहीं है। अगर इसी तरह का माहौल बन जाता तो क्या अमेरिका, जैसा भारत के चारों तरफ, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है, क्या अमेरिका इस तरह के बॉर्डर अफोर्ड कर सकता है? तो ये सब बातें बीन को जियोपॉलिटिकल या एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हुए सोचना पड़ेगा। हालांकि मैं ये जानता हूं कि कुछ समय बाद ये चीजें वापस भी होंगी। आज मैं आपको लिख के दे सकता हूं किस प्रकार से जो बातचीत चल रही है। आज 25% का है, तो कल को हो सकता है 15% ले आए, 10% ले आए, कुछ टैरिफ बढ़ा दिया, कुछ कम कर दिया, आपस में बातचीत करके ये एडजस्टमेंट होगी। ठीक है। लेकिन आप इतना बड़ा झटका एक साथ देके लोगों को, अपने पड़ोसी देशों को के अंदर एक विश्वास की कमी, और उनका जो है भरोसा नहीं तोड़ सकते, उसके बाद वो पैरों पे खड़े हो गए, तो अमेरिका के लिए भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता बिल्कुल, है। इन्हीं सुमित सवालों जी। को लेकर धीरज साहब, धीरज जी। हाँ, देखिए पहले तो मैं एक बात करेक्ट करना चाहूंगा। मेरा कहने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि विद इन 6 मंथ्स या 1 साल के अंदर आप पूरा ओवरटेक कर देंगे। दिस इज नॉट वॉर गोइंग ऑन। इन चीजों में टाइम लगता है, और ट्रम्प को आए हुए अभी कितना टाइम हुआ है? कुछ वीक्स। पर वो डिसाइसिव लीडरशिप, एक एक विजन प्लान के साथ जून से चल रहे हैं, और उसी को एग्जीक्यूट, आपको इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी। वट एवर ही हैज प्रॉमिस्ड, ही इज ट्राइंग टू डिलीवर इट। दैट्स नंबर वन। ठीक नंबर है। टू, अमेरिका के अंदर जितने भी आप बहुत लोगों से बात करिए, people from Islamic world, from Middle East have voted for him to stop the wars, including I know Russians and Ukrainians के सेम लोग हैं। लड़ाइयां रोकना उनका एक सेकंड एजेंडा था। तीसरा, एनर्जी की कॉस्ट को लोअर करना। उसके अंदर क्या हम एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं? अमेरिका के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिजर्व्स हैं जो कि अनटैप्ड हैं, इंक्लूडिंग जैसे मैंने बताया पेंसिल्वेनिया के अंदर। अब उनका प्लान है कि यहां से गैस निकाल के उसे लिक्विफाई करके यूरोप को एक्सपोर्ट करना, बिकमिंग अ सेकंड पाथवे टू यूरोप। जर्मनी वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है, वो करना। उससे हमारी जॉब्स क्रिएट होंगी। देखिए, दो तरीके की जॉब्स हैं प्रोडक्शन में। एक है गुड एंड हाई पेड जॉब्स, जो कि स्टेम सेक्टर से आती हैं, साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर से। प्रोजेक्ट्स मैनेजिंग, ड्रिलिंग जॉब्स बहुत अच्छा पे करती हैं, $1.5 लाख, 1 लाख। हम उन जॉब्स की बात नहीं कर रहे कि 20 या 25 हजार डॉलर की जॉब यहाँ पे अमेरिका में कोई नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता। 65,000 एक मीन सैलरी। आप फाइनेंस को, मैं एज अ कंसल्टेंट बायोटेक सेक्टर से अटैच टू, आई अंडरस्टैंड फाइनेंस। तो 65,000 से ऊपर पर ईयर जो मीन सैलरीज हैं एक फैमिली के लिए, उससे ऊपर की जॉब्स की प्रोडक्शन की बात हो रही है। नंबर वन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 40-30,000 जॉब। वो हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। नंबर टू,
डेफिनेटली ये जो टैरिफ्स लगे हैं, सबसे पहले इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी फाइनेंस का पर्सन आप उठा लीजिए, नहीं, मैं एक तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट पर रेट आऊं बहुत उससे हाई है। पहले जिस आप जो पूर्णिमा जी ने पॉइंट उठाया कि लेबर लेबर लेबर, इशू बिल्कुल होगा। सही, बिल्कुल हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूर्णिमा जी ने उठाया। देखिए, हमारे पास चीप लेबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो होता नहीं है, हो ही हाँ नहीं सकता। आप हाँ $8 $7 में पर आवर के हिसाब से लेबर नहीं, इम्पॉसिबल है। नंबर टू, आपको जान के ये इंटरेस्ट लगेगा कि अमेरिकन एक पॉलिसी थी जो कि मेक्सिको से और साथ की कंट्री से एक स्पेशल वीजा पे काम करने के लिए, फार्म सेक्टर के लिए लोगों को लाते थे। क्या हम वो पॉलिसी को रीइनकलकेट करके टिम्बर में, डिफरेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ला सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट एट $5, मे बी एट $8 और $10। नंबर टू, जो लोग घर बैठ के भत्ता ले रहे हैं पिछली बाइडेन सरकार में, $2,500 $2,000 पर मंथ, बिकॉज दे डोंट फील लाइक वर्किंग एंड पेइंग टैक्सेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो घर बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं, और नेटफ्लिक्स की आप देखें क्या उसका स्टॉक कहाँ चला गया, क्योंकि उनको घर बैठे पैसा मिलता है। तो एक तो आलस आता है, सोसाइटी डिग्रेड होती है, और कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती। तो उन लोगों को उठा के हम लंबर सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर में जॉब ला सकते हैं कि नहीं? नंबर थ्री, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा करप्शन था। लोग मर चुके हैं कई साल पहले, उनके नाम पे चेक्स आते हैं और लोग लेते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट हो रहा है। देखिए, मैं आपको फिर समझाता हूं, एक हाथी को गिराने से पहले उसे शेक करना पड़ता है बहुत जोर जोर से। ये डिसरप्टिव टाइम है, बहुत लोगों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा। मुझे भी नहीं, पर्सनली लेबर इफेक्ट को लेकर पड़ेगा मेरी। लेकर जो आपने बात कही हाँ, नहीं, अभी भी व्यवहारिक तौर पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पूर्णिमा जी से क्विक रिएक्शन, उसके बाद फिर आगे इन्फ्लेशन हाँ, पर। एक सेकंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं चीप समाप्त नहीं कर लेबर रहा हूं अगर सर, आप समाप्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जो लेबर को लेकर जो पॉइंट्स आपने रेज की, 3 पॉइंट, ये व्यवहारिक मुझे नहीं लग रहा है कि आप अचानक घर से उठा देंगे। भाई घर में कोई पड़ा हुआ है, सो रहा है, आलसी आदमी, उसको कहेंगे चलो भाई काम कर, और उसको काम आता है देखिए, नहीं आता है। और दूसरी चीज, आपने खुद कहा कि अब इमिग्रेशन पॉलिसी में थोड़ी ढील देनी होगी, आपको फिर वीजा पॉलिसी करेक्ट, उसके बगैर लाना काम, होगा, फिर उसके आपको बगैर मैक्सिको पॉसिबल ही से नहीं। ही, आपको कनाडा से ही लाना होगा आदमी। उस कनाडा से आपको स्किल, जिस कनाडा ने आपसे सारे संबंध खत्म कर दिए हैं, वो बॉर्डर सील होने की बात हो मैं रही है। मैं एक बात करेक्ट करना चाहूंगा, कनाडा की हम बात ही नहीं कर रहे। कनाडा में कोई 3 5 6 हज़ार डॉलर पे काम नहीं करेगा। हाँ मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल कंट्री, साउथ अमेरिका भी हो सकता है, एशिया भी हो सकता है, जहां पे लीगलाइज्ड इमिग्रेशन एक शॉर्ट टर्म हाँ, तो फॉर्मेट के इमिग्रेशन लिए लाया पॉलिसी में जाए, एक जिसपे बार वर्क आपको वीजा। फिर से सुधार करके करेक्ट, हाँ वो करना एब्सोल्युटली। होगा। पूर्णिमा जी, और आप मैं सहमत हैं कि हाँ ये 10 सारी सेकंड्स चीजें में एक हैं बात जिससे करना लेबर चाहूंगा। इशू सॉल्व हो एक जाएगा। चीज ट्रम्प ने हमेशा एक चीज बोला हम है लोग कि बात नहीं किए, इमिग्रेशन हमारे लिए स्पेसिफिकली फ्रॉम एक पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस डॉलर करेंसी। ये जो ब्रिक नेशन के ऊपर, आपको याद है कुछ महीने पहले इवन कैंपेनिंग टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था 100% टैरिफ लगाएंगे सारे ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर। लेकिन इंडिया के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा शायद इनिशियली रिलैक्सेशन होगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है। और इन टर्म्स ऑफ लेबर, अब अमेरिकन इवन राइट विंगर्स, प्रेसिडेंट ट्रम्प के सपोर्टर, अगर हम कितना भी कोस ले, कितना भी हमें काउ यूरिन ड्रिंक कर बोल दे, ब्राउन स्किन्ड डिफरेंट फेथ वाला बोल दे, हिंदुत्व के अगेंस्ट बोल दे, हमें उनको हायर करना पड़ेगा। उनको पसंद ना आए शायद। हमारे जैसे लोग इस कंट्री में आएंगे तभी आएंगे अगर, तब जब हम वीजा प्रोसेस थोड़ा सा लीनियंट होगा और हमारे ऊपर एब्सोल्युटली। इस टाइप का एजेंडा ना फैलाया जाए। ये आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे लोग जब यहाँ पे आते हैं ना, ये नहीं है कि हमें वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप अगर हम मैं तो सीधे सीधे कहती हूँ, आप अगर अमेरिका को हमारे जैसे लोग की जरूरत ना हो ना, हमें पहले बता दे। ऐसा नहीं है कि वो कोई और कंट्री हमें एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और हमें इंडिया में रह के हम इंडिया की भलाई नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुद्दा है। मैं काफी महीनों से बोल रही हूँ कि आप इसके बारे में बात करें, नंबर वन। नंबर टू, ये आप इंडिया के जो यूथ है, आप इनको बोले अमेरिका को जाने का जरूरत ही नहीं है। आप इंडिया में रहकर इंडिया की प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप करें, आप रोड्स बनाए, आपकी वहाँ पे संस्थाएं बनाए, आपके वहाँ पे कंपनीज बनाए। आप ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर, ठीक है सोलर ठीक है पावर, ठीक है। इन इसरो सब में इंगेज करें। बट सेकंड थिंग इज दैट ऑल्सो फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट, हम यहाँ पे इंडियन अमेरिकन हैं। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम मतलब होगा आप अगर ये कह रही सब हैं, इमिग्रेट सॉरी इश्यूज। टू इंटरप्ट यू मैम, एक्चुअली आप शो के हम आखिरी पड़ाव पर हैं। आप कह रही हैं कि भाई ज़रूरत तो पड़ेगी अमेरिका को, आप भले ही ठीक है तमाम ऑयल रिजर्व या कोई भी संसाधन है, लेकिन लेबर के लिए आपको दूसरे देशों, आप एशिया में जाएं, इंडिया में जाएं, कहीं भी जाएं,
लेकिन लाना पड़ेगा, तो इमिग्रेशन पॉलिसी को ढील देनी पड़ेगी। जो आप जंजीर और बेड़ियों से बांधकर आप भेज रहे हैं, फिर हो सकता है उन्हीं लोगों को वापस बुलाना पड़े कि साहब लीजिए भाई वीजा, आइए आप काम कीजिए। तो मैं समाप्त It has to be right. समाप्त It has करना to चाह be रहा हूँ right. सर। मैं It आप has to be सभी right, को सर जी, जी क्योंकि मैं इलीगल इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ हूँ। ठीक जैसे है। इंडिया में डॉक्टर धीरज कॉल, मैं 30 ये सेकंड में लीगल होना सबको चाहिए, लीगल। आप समाप्त कीजिए प्लीज, मुझे सभी 60 30 सेकंड सेकंड। दीजिए, आपके हाँ। दर्शकों को जानना जरूरी है। मैं कुछ नहीं तो 150 लोगों से मिला हूं, 70 लाख रुपए देके ट्रैक्टर बेच के मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आते हैं। वो इलीगल इमिग्रेशन, बिल्कुल मोदी जी ने सही बोला, उस पर क्रैकडाउन भारत में बहुत जरूरत है। पूरा पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मैं 150 लोगों से मिला हूं, बिल्कुल। पेट्रोल पंप पे गैस पंप करते हैं, हमारा दिल रोता है उनको देखकर। उनके पास कोई प्लान भी नहीं है, ना वापस जा सकते हैं, डिप्रेशन में और ड्रग्स में चले जाते हैं। ये रियल फिनोमिना है। अमेरिका के गैस स्टेशन पे जाके देख लीजिएगा, मोटेल इंडस्ट्री। लेकिन लीगल इमिग्रेशन जो पूर्णिमा जी ने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट टर्म लीगल वीजा जो कि वर्कर, और तीसरी बात, शायद लो पेइंग जॉब इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं क्रिएट हो। 60,000 टू 120,000 मैन्युफैक्चरिंग की जो ठीक है जॉब्स सर, हैं, ठीक थोड़ी है। हायर एंड की, राजीव वो जी, क्रिएट हो ठीक जिसमें है सर। स्किल सेट रिक्वायर्ड हो। बिल्कुल, तो तो भारत से बहुत अच्छे स्किल्ड लोग आ सकते इमिग्रेशन हैं। पॉलिसी में पहले बदलाव करना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है Absolutely. राजीव जी जल्दी सर, 30 सेकंड से समाप्त करेंगे जनरल साहब, उसके बाद। देखिए, अब आपका अगर हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एरिया है तो वहां पर अमेरिका के पास खुद स्किल्ड मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। वो एक समय चाइना पर बहुत कुछ डिपेंडेंट थे, बाद में उन्होंने इंडिया को लाया और इंडिया जो बहुत सारे फेलोशिप्स के माध्यम से भारतीय है। ठीक है, तो देखिए उनका लैब्स खाली रह जाएगा अगर वो नहीं लाएंगे। इस तरह की लोपसाइडेड लाना होगा उन्हें। जनरल साहब ठीक है सर। तक की बात आप कर सकते हैं कि लंबर में तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ। लो टेक उस तरह के लेकिन मैन लेबर के लिए आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है जनरल साहब जल्दी से। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा। आज अमेरिका शायद एक बुली के तौर पर उभर के आ रहा है और एक इवेंट बनती जा रही है, बुली है। बाकी लोगों को कुछ नहीं समझ रहे, चाहे हमारे उसकी जेलेंस्की के साथ मीटिंग देखे या बाकी देशों के साथ ठीक है देखे, सर। जो अपना वन साइडेड पॉइंट चल रहा और है। मुझे लगता है कि ये अगर ऐसे शायद देश, कनाडा जैसे देश आंख दिखाना शुरू कर रहे हैं, अगर यूरोपियन देश अगर आंख दिखाना शुरू कर रहे हैं, तो ये अमेरिका के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, बड़ी चिंता की बात है। और ये लोग, एक छोटे छोटे देश अगर दुश्मन आपके बन गए तो फिर मुश्किल हो सकती है जियोपॉलिटिकली। बहुत शुक्रिया आपका। लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना होगा और शॉर्ट टर्म के लिए भी नुकसान यहाँ पर है अमेरिका के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।